कल हमने देखा था ग्लिसरॉल की बनाने की विधियाँ और उसके कुछ गुण हमने देखे थे कल। आज हम उससे आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन यानी ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण हम करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसके जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, इन दोनों का ऑक्सीकरण होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जब हम किसी भी CH2OH ग्रुप का ऑक्सीकरण करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में वो एल्डिहाइड में बदल जाता है और उसका और आगे ऑक्सीकरण करने पर वो कार्बोक्सिलिक समूह में बदल जाता है। ये आप सबको अच्छे से ज्ञात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पहले एल्डिहाइड में बदलता है जिसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ग्लिसरिक एसिड बन जाता है। इसी CHO ग्रुप का ऑक्सीकरण होकर के कार्बोक्सिलिक बन जाता है और इसी तरह से दूसरा वाला समूह भी CHO और COOH में बदल जाता है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है तो वो यहाँ से इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके आपको दिखाई दे रहा है, जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसको भी कीटोनिक ग्रुप में बदल देता है। इसके बाद में और फर्दर ऑक्सीडेशन इसका अगर हम करें तो ये, जैसा कि इसकी संरचना आपको दिखाई दे रही है, बीच में CO है, तो ये स्टेबिलिटी इसमें नहीं होती और इसलिए ये टूट करके हमें ऑक्सैलिक एसिड दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसमें दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो वो फर्स्ट स्टेप में जो इसका सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उससे कीटोन में बदल देता है और फिर हमें लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर हम माइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें, जैसा कि हम अगली ये जो नीचे दी गई ABCDEF जो भी अभिक्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं, वो सारी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं, जिसमें कि हमने जो अभिकर्मक है, जो रीएजेंट है, वो डिफरेंट काम में लिए हैं, जैसे कि डाइल्यूट HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक KMNO4, KI3 इत्यादि इत्यादि। ये सारे ऑक्सीकारक पदार्थ हैं जो हमने काम में लिए हैं। तो अगर हम पहली अभिक्रिया देखें, अगर हम तनु H2SO4 काम में लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये एल्डिहाइड एसिड और ऊपर वाला एसिड बनता है और जो अभिक्रिया है वो यहीं पर रुक जाती है। इसी तरह से कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में हमें दिखाई दे रहा है अभिक्रिया यहीं पर रुक जाती है। अगर हम फेंटन रिएजेंट लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ फेंटन रिएजेंट क्या होता है, जो हम लेबोरेटरीज़ में केमिकल्स यूज़ करते हैं, आप सबको उनकी केमिकल कंपोजिशन, उनका रासायनिक कंस्टिट्यूएंट आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि फेंटन रिएजेंट है तो उसमें FeSO4 और H2O2 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्रोमीन वाटर या फेंटन रिएजेंट काम में लें तो जो सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है उसका ऑक्सीकरण आसान होता है। सेकेंडरी अल्कोहलिक समूह का ऑक्सीकरण उतना आसान नहीं है। लेकिन अगर हम फेंटन रिएजेंट काम में लेते हैं जो कि FeSO4 और H2O2 का मिक्सचर है, तो जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो भी कीटोनिक ग्रुप में बदल सकता है। चलिए, इसके आगे जब हम एसिडिक KMNO4 लेते हैं, हमने जैसा पहले पढ़ा था, बेसिक KMNO4 माइल्ड होता है जबकि एसिडिक KMNO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये इसको टुकड़ों में तोड़ करके ऑक्सैलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, HI3 के साथ में हमें फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। ये सारी ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं जो अलग अलग ऑक्सीकारक पदार्थ से अलग अलग उत्पाद देती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन ऐसी अभिक्रिया है जिसके द्वारा एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है। ये हम तब प्रयोग में लाते हैं इस अभिक्रिया को जब हमें किसी समूह को अभिक्रिया होने से बचाना होता है। सपोज़ हमको इस ग्लिसरॉल में
किसी एक समूह की अभिक्रिया करवानी है लेकिन दूसरा समूह वैसा ही रहे, अगर हम ये चाहते हैं तो हम उस समूह का एसिटाइलीकरण करा देते हैं जिससे वो बच जाता है। फिर हम अभिक्रिया कराते हैं और उसका फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जो एसिटाइल समूह लगता है वो वापस से अल्कोहलिक समूह में बदल जाता है। तो हम इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रुप, किसी समूह को अभिक्रिया करने से बचाना। अब एसिटाइलीकरण में हम देखते हैं एसिटाइल क्लोराइड को लेते हैं और HCl के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आप एसिटाइलीकरण हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर अभिक्रिया रोकें और हम इस CH2OH ग्रुप की कोई और अभिक्रिया करा लें तो आप करा सकते हैं। यहाँ पर ये वाला OH समूह जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, जिसका हम इसकी अभिक्रिया हो जाने के बाद में इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये वापस से अल्कोहलिक समूह में बदल जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंड ग्रुप का भी हमने एसिटाइलीकरण कराया है और तीसरे समूह का भी हम एसिटाइलीकरण करके अभिक्रिया करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। ये क्योंकि मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं आप लोगों के लिए, तो इनमें हो सकता है ये मैंने अपने पढ़ाने के लिए प्रयोग में किए हैं। इसमें अगर आपको कोई त्रुटि दिखे तो उसको इग्नोर करें। जिस तरह से यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कोई मैंने गलत रिएक्शन लिख ली होगी तो इसकी वजह से आपको ये लाइन दिखाई दे रही है। चलिए आगे हम चलते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया। अगर हमने पहले बात करी है, अगर हम सांद्र H2SO4 बिना जल का यूज़ करते हैं, निर्जलीय सांद्र H2SO4 यूज़ करते हैं, तो उसका काम होता है किसी भी अणु में से जल को निकाल लेना, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ हमने कंसनट्रेट H2SO4 लिया है तो 2 मॉलिक्यूल जल के निकल जा रहे हैं और हमें ये डाइन प्राप्त होती है, जिसे हम क्यूमुलेटिव डाइन कहते हैं, है ना। कंसेक्यूटिव में एक डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड को छोड़ के और एक होता है, ये कहलाती क्यूमुलेटिव डाइन। ये डाइन बनने से इसका जो स्ट्रक्चर है वो अस्थायी है और ये तुरंत रीअरेंज होकर के एक्रोलेन जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है उसमें परिवर्तित हो जाती है। अब हमारा ग्लिसरॉल चैप्टर यहीं फिनिश हो रहा है। ग्लिसरॉल में इसके उपयोग क्या क्या हैं तो आप देख सकते हैं। इसे हम बहुत अच्छे लुब्रिकेंट की तरह काम में ले सकते हैं, हम यूज़ करते हैं। इसे डिटोनेटर में काम में लिया जाता है। इसको फ्रीजिंग रेजिस्टेंट, यानी कोई पदार्थ अगर किसी पदार्थ को बहुत ठंडी जगह में जमाने से बचाना है तो उसको इसमें रखते हैं तो वो जमने नहीं देता है। कई दवाइयों में इसे काम में लिया जाता है, कहीं इंक में इसको काम में लिया जाता है, लेदर में, फूड में भी हम इसको काम में लेते हैं। ये इसके उपयोग हैं। अब इसकी संरचना कि हम कैसे जानें कि ये ग्लिसरॉल इसी तरह से है। तो पहली बात तो अगर ये स्थायी है तो इसका मतलब जो OH समूह हैं वो तीनों अलग अलग कार्बन पर जुड़े हैं। अगर एक पर होते तो जल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन से C3H8O2 हमें प्राप्त होता है। फिर जब हम इसकी PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं इसमें 3 समूह प्रतिस्थापित होकर के 3 क्लोरीन लग जाते हैं। फिर इसके बाद में हम देखते हैं इसकी बनाने की विधियाँ और इसकी ऑक्सीडेशन के द्वारा जो हमें उत्पाद मिलते हैं वो भी ये जस्टिफाई करते हैं कि ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसी चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था विनाइल अल्कोहल, फिर हमने पढ़ा एलाइल अल्कोहल, फिर हमने पढ़ा ग्लाइकॉल, फिर हमने पढ़ा ग्लिसरॉल। अब इसी चैप्टर में आगे है इपॉक्साइड यानी इथाइलिन ऑक्साइड। सबसे पहले हम इथाइलिन ऑक्साइड को हम ऑक्साइरिन, इपॉक्सी इथेन के नाम से भी जानते हैं। इसकी इपॉक्साइड जो रिंग है वो 3 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ दिखाई दे रही है आपको, और इसी वजह से ये तनाव में रहता है और ये मॉलिक्यूल आसानी से टूट जाता है। तो हम इसको किन्हीं और पदार्थों को बनाने के लिए एज स्टार्टिंग मटेरियल बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से अभिक्रियाएं दे सकता है। बनाने की विधि में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको एल्कीन से बनाते हैं और ये हम पर एसिड काम में लेते हैं। एसिड इज़ COOH और पर एसिड है COOOH। तो पर एसिड को जब हम एल्कीन से अभिक्रिया कराते हैं तो एसिड बाहर निकल जाता है और ये ऑक्साइड इस पर आकर के लग जाता है। दूसरी बनाने की विधि इसकी,
आपको दिखाई दे रही है। सिल्वर की प्रेजेंस में जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो इपॉक्साइड बनता है। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें हम इपॉक्साइड रिंग को बेंजीन में या किसी और रिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा दिखाई दे रहा है आपको। मैं थोड़ा इसको एक्सपांड करने की कोशिश करती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम यहाँ पर पैरा एसिड लेते हैं और हम हेक्सेन की जगह हेक्सीन काम में लेते हैं, हेक्सीन, तो उसका जो ये डबल बॉन्ड है ये टूट करके हमें इपॉक्साइड दे देता है। इसी तरह से बेंजीन के ऊपर अगर CH डबल बॉन्ड CH2 लगा है और वहाँ पर हम अगर इपॉक्साइड रिंग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम इसको सेम प्रोसेस पर एसिड से ट्रीट करते हैं, तो ये वाली जगह पर इपॉक्साइड रिंग लग जाती है। इसी तरह से पेंटीन पे ये इपॉक्साइड रिंग लग जाती है, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए इससे आगे चलते हैं हम। अगर हम स्टायरीन, ये स्टायरीन है, स्टायरीन से हम जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टायरीन पे आपने ऑक्सीजन के साथ सिल्वर की प्रेजेंस में हीट किया है तो हमें ये इपॉक्साइड रिंग मिल रही है। इसी तरह से हम क्लोरोहाइड्रीन में जब KOH डाल देते हैं तो ये KOH यहाँ से H और Cl को निकाल लेता है और ये इपॉक्साइड रिंग बन जाती है। इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है कि प्रथम स्टेज में जब हम बेस काम में ले रहे हैं तो ये बेस यहाँ से एक H निकालता है और ये हमें एनायन मिलता है। ये एनायन इस तरफ अटैक करता है और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। इस तरह से हमें इपॉक्साइड रिंग मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लाइकॉल से इपॉक्साइड रिंग का बनाना। ग्लाइकॉल को जब हम डायरेक्ट हीट करते हैं, अब इन केमिकल्स में क्या है, किसी एक पदार्थ के बनाने की विधि उस दूसरे पदार्थ की प्रॉपर्टी हो जाती है। ये जो है यहाँ पर इपॉक्साइड बन रहा है, दिख रहा है आपको कि इपॉक्साइड बन रहा है, तो ये इपॉक्साइड बनाने की विधि हो गई, सिंथेसिस का मेथड। और ग्लाइकॉल से बना रहे हैं हम तो ये ग्लाइकॉल की प्रॉपर्टी हो गई कि ग्लाइकॉल को अगर हम 500 डिग्री पर गर्म करते हैं तो वो इपॉक्साइड में बदल जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी रिएक्शंस। इसके बनाने की कम विधियाँ ज्ञात है क्योंकि हम जानते हैं इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और इसकी आगे जो रिएक्शंस हैं वो हम देखते हैं कि स्ट्रेन से इसमें ज़्यादातर जो रिंग है वो 3 मेंबर्ड रिंग है, तो उसमें तनाव की वजह से इसमें ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं हैं वो एडिशन रिएक्शन ही होती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं। जल से अभिक्रिया कराने पर ये हमें ग्लाइकॉल देता है। फिर और एक इपॉक्साइड हम ले लें तो वो अभिक्रिया से हमें इस तरह से डायथाइलिन ग्लाइकॉल दे देता है। डायथाइलिन ग्लाइकॉल 2 मॉलिक्यूल इपॉक्साइड के हमने काम में लिए हैं। फिर इसके बाद सांद्र HCl से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोहाइड्रिन मिलता है। मिथेनॉल से अभिक्रिया कराने पर हमें ये ईथरिक ग्रुप जुड़ जाता है इस पर, और एक मॉलिक्यूल और अगर मिथेनॉल ले लें तो वो इस तरफ भी आकर के जुड़ जाता है और मिथाइल कार्बिटॉल हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया है अमोनिया के साथ में। अमोनिया के साथ में इसकी अभिक्रिया कराने पर रिंग टूटती है, एक तरफ H और एक तरफ NH2 लग जाता है। सारी अभिक्रियाएं एडिशन अभिक्रियाएं होंगी ज़्यादातर। इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो डाइल्यूट H2SO4 का जैसे हमने पहले डिस्कस किया है काम होता है एडिशन करना। तो यहाँ पर 2 इपॉक्साइड रिंग पर पहले OH जुड़ता है और वो फिर आपस में रिंग्स आपस में जुड़ के हमें 1,4 डाइऑक्सिन बना देती हैं। इसके बाद इसे आप जानते हैं, इस रिएजेंट को बहुत अच्छे से हम जानते हैं, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका काम
सिंथेसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, मेटल भी है इसमें, ऑर्गेनिक भी है, कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं, जो सिंथेसिस में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। इपॉक्साइड की जब हम मिथाइल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में ये बनता है, यानी रिंग टूटती है, एक कार्बन पर हाइड्रोजन लग जाता है, दूसरे कार्बन पर, एक कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लग जाएगा यहाँ से टूट के, और दूसरे पर ऑक्सीजन के साथ में MgBr लग जाता है। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये यहाँ से टूटता है और वाटर का OH MgBr के साथ में लग गया, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, और इस O के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, अगर रिग्नार्ड रिएजेंट में हम C6H5 MgBr को भी ले सकते हैं, उससे भी हमें सेम रिएक्शन मिलती है। इसके बाद में रिडक्शन, अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया जा सकता है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करते हैं तो ये रिंग टूट करके और इथेनॉल में बदल जाता है। इसी तरह से हम इस इपॉक्साइड रिंग का करें तो ये हमें सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप देता है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह से हम आगे पढ़ें, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन से अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन का काम होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप को अपनी तरफ पुल करता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्सीजन को अपने से, और ये ऑक्सीजन को पुल करके बाहर निकाल लेता है और हमें एथिलीन मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराने पर हमें एक H जो है वो, ये रिंग टूटती है, H यहाँ लग जाता है, और यहाँ पर आपको CH3 ये बनेगा, यहाँ पर CH3COO, यानी एक ऑक्सीजन और यहाँ पर होगी CH2OH। ये एक ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और है, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं हम, रिएक्शन विथ HCN से अभिक्रिया कराने पर एक तरफ H लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ में और दूसरे कार्बन पर CN लग जाएगा। इसी तरह से इसको डायरेक्ट हीट करने पर ये टूट करके एसिटाल्डिहाइड देता है। दूसरा, इसके रिएक्शन देखें हम C6H5ONA के साथ में, तो हमें 2-एथॉक्सी एथेनॉल मिलता है। इसके बाद में रिएक्शन NH3 की तरह ही RNH2 से कराते हैं तो एक तरफ RNH लग जाता है और H ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। सेम यहाँ पर भी देख सकते हैं आप अभिक्रिया। एक टिपिकल रिएक्शन है जहाँ हम सोडियम थायोसाइनाइड से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो आप देखेंगे ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसकी जगह सल्फ़र लग जाता है। चलिए इसके आगे मैकेनिज़्म हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।